हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब की नियुक्ति सर्वप्रथम औरंगजेब ने किया था। इसका कार्य देखना था कि जनता इस्लाम के अनुसार आचरण कर रहा है या फिर नहीं। औरंगजेब ने 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 ईस्वी में हुआ था। इस मकबरे का खाका ईरान के मुख्य वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनाया था। उभरी हुई दोहरी गुंबद वाला यह मकबरा भारत में बना पहला उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? तो इसका उत्तर है राजा राम ने। जाट नेता राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था। इसके बाद राजा राम ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। जाट नेता चूड़ामन एवं बदन सिंह ने मथुरा के निकट भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज की स्थापना किया था। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, मजमा ए अलबहरीन रचना किसकी है? तो यह रचना जो है दारा सिकोह की रचना है। मजमा ए अलबहरीन जो कि दो महासागरों का मिलन है, रचना दारा सिकोह ने किया था। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? तो सर ए अकबर के नाम से। यह कादिरी सिलसिला को मानने वाला था। यह मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में सही कथन क्या है? तो इसका उत्तर है यह असफल रही थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में यह सही है कि उसकी धार्मिक नीति असफल रही थी। औरंगजेब की भेदभाव परक नीति के कारण उसके साम्राज्य में कई विद्रोह हुए थे। इसमें जाट एवं सतनामी विद्रोह सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। औरंगजेब ने 12 अप्रैल 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। अब अगला प्रश्न है, बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया था। हुमायूं को यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हुमायूं को यह हीरा ग्वालियर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर से। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया था। हुमायूं को यह हीरा ग्वालियर से प्राप्त हुआ था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कोहिनूर हीरा को मयूर सिंहासन में लगाया था। मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में अपने साथ मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है,
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था? कौन था? तो इसका उत्तर है अकबर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान में दिया था। इन्होंने अमृतसर में अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है? तो किसे कहा जाता? तो इसका उत्तर है सूरजमल को। सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाट नेता राजा राम ने आगरा में सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से हड्डी निकालकर उसे गला दिया था। जाट नेता चूड़ामल एवं बदन सिंह ने मथुरा के निकट भारतपुर में स्वतंत्र जाट राज की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुगल सम्राट था जिस पर अंग्रेजों का प्रभाव कभी भी नहीं रहा? तो इसका उत्तर है आलमगीर द्वितीय पर। निम्नलिखित प्रश्न में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था जिस पर अंग्रेजों का प्रभाव कभी नहीं रहा। आलमगीर द्वितीय के शासन की वास्तविक शक्ति वजीर गाजिउद्दीन फिरोज जंग के हाथों में थी। अब अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू अथवा बैजू बाबरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबद्ध गायक थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो इसका उत्तर है ध्रुपद। संगीत सम्राट तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बाबरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के ध्रुपद से संबद्ध गायक थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोरी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की शांगरंग और दरबारी कानहरा। अब अगला प्रश्न है, दारा सिकों पर विभिन्न आरोप लगाकर उसे दोषी पाए जाने पर उसकी हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा आरोप उस पर लगाया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, वह एक विधर्मी था। दारा सिकों पर विभिन्न आरोप लगाकर उसे दोषी पाए जाने पर उसकी हत्या कर दी गई। उसे विधर्मी होने का आरोप लगाया गया था। 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट नामक स्थान पर हुई युद्ध में दारा सिकों पराजित हुआ। औरंगजेब ने इस विजय की स्मृति में फतेहाबाद नामक नगर की स्थापना की। औरंगजेब ने 8 जून 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों को पराजित किया था। उत्तराधिकार का अंतिम लड़ाई 12 से 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को देवराय की घाटी में हुई। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित किया था। इसके बाद दारा सिकों को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को कत्ल कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में यातायात व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य शुरू किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रैंड ट्रंक सड़कों की मरम्मत। भारत में यातायात व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू किया था। ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इससे पहले
सरक ए आजम के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम से सजाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले मालवा विजय, फिर गुजरात विजय, उसके बाद हल्दी घाटी, फिर कश्मीर विजय और फिर सिंध विजय और लास्ट में असीरगढ़ विजय। जिसका वर्णन आप यहाँ देख सकते हैं कि अकबर के सैन्य अभियान को कालक्रमानुसार इस प्रकार सजाया जाता है। पहला है प्रदेश मालवा, जिसके शासक थे बाज बहादुर, समय था 1561 और मुगल सेनापति था आदम खां और पीर मोहम्मद। वहीं गुजरात में शासक मुजफ्फर खां तृतीय, समय 1571 से 72 और मुगल सेनापति था उस समय का खाने आजम एवं अकबर। हल्दी घाटी का 8 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह को पराजित किया था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आशफ खान ने किया था। कश्मीर का विजय 1586 ईस्वी में भगवान दास एवं कासिम खान ने किया था। सिंध का विजय 1591 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। आसिरगढ़ का विजय 1601 ईस्वी में किया गया था। यह अकबर का अंतिम विजय था। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो इसका उत्तर है जहां आरा। शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा कैद के समय उसकी सेवा की थी। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के शाहबुर्ज में 1658 ईस्वी में कैद कर दिया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा में मुमताज के कब्र के बगल में दफनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, 1713 से 1720 के मध्य सैयद बंधुओं ने मुगल राजनीति में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाई। बताइए उनके नाम क्या थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात हसन अली और हुसैन अली। ये दोनों सैयद बंधु थे अर्थात भाई थे। 1713 से 1720 के मध्य सैयद बंधुओं ने मुगल राजनीति में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाई था। उनके नाम थे सैयद हसन अली एवं सैयद हुसैन अली। सैयद हसन अली को हम अब्दुल्ला खां के नाम से भी जानते हैं। सैयद बंधु हिंदुस्तानी मुस्लिम दल के नेता थे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कारक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार थे। कौन कौन? औरंगजेब की दक्कन नीति, राजपूत नीति एवं धार्मिक नीति की विफलता के कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण, दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबंदी के कारण, निरंतर युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण, यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आदि। अब अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली थी। चांद बीबी की शादी बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम के साथ हुई थी। चांद बीबी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया था एवं उसकी संरक्षिका बन गई थी। 1599 ईस्वी में मुगल सेना ने दौलताबाद एवं 1600 ईस्वी में अहमदनगर किले पर अधिकार कर लिया। चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता था? तो इसका उत्तर है शाहजहां। मुगल सम्राटों में निर्माताओं का राजकुमार शाहजहां कहलाता था। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णकाल माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकरान नामक स्थान से मंगाए जाते थे। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब अगला प्रश्न है, दुर्गादास जिसे देश के लिए निस्वार्थ भक्ति के लिए ठीक ही अमर समझा था, कौन थे? तो ये कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ये जो हैं राजपूत थे। दुर्गादास जिसे देश के लिए निस्वार्थ भक्ति के लिए ठीक ही अमर समझा था, वह था राजपूत। दुर्गादास मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का सेनापति था। अब अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटकर ले गया था? तो इसका उत्तर है नादिर शाह। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को लूटकर नादिर शाह ले गया था। मयूर सिंहासन का मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह मुगल वंश का शासक था। इसके शासनकाल में नादिर शाह 1739 के करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से भी पुकारा गया है। अब अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? तो इसका उत्तर है छिंदवाड़ा। रानी दुर्गावती का संबंध छिंदवाड़ा राजघराने से है। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। अकबर के शासनकाल में 1564 ईस्वी में गोंडवाना का विजय किया गया था। गोंडवाना विजय का श्रेय आशफ खां को जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो इसका उत्तर है दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह को इतिहास में हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जानते हैं। यह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से कराया था। इसने मंजुल ए बहरीन जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? तो इसका उत्तर शाह आलम द्वितीय ने। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि की थी, तो वहीं 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ किया था। अब अगला प्रश्न है, मुर्गों का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला था? तो किस काल में? तो इसका उत्तर है मुसलमान
काल में। बाबर ने तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका उत्तर है तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। इसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तुजुक-ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खान एवं अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी कब? तो इसका उत्तर है 1562 ईस्वी में। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 ईस्वी में की थी। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बदायूनी तबकाते अकबरी नहीं लिखा था। बाकी सभी जो है सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है अजीज उद्दीन ने। अगला प्रश्न है, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका उत्तर है मौला अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? तो इसका उत्तर है अकबर ऐसा करना चाहता था। मुगल बादशाह अकबर खुतबा का प्रारूप परिवर्तन करना चाहता था किंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका। अकबर ने 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा किया था। इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। अब अगला प्रश्न है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो इसका उत्तर है शाह बेगम ने। जहांगीर की पत्नी शाह बेगम आत्महत्या की थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मानबाई था। इसी से जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। अब अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो इसका उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय के समय में। महान शायर मिर्जा गालिब मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के समय में हुए थे। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। यह मुगल वंश का अंतिम शासक था। अब अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मुगल। चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है। मुगल शासक तुर्कों में चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था तो वहीं मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर था। अब अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है विश्व बंधुत्व। दीन-ए इलाही का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने 1581 ईस्वी में चलाया था। इस धर्म को मानने वाला पहला और अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अब अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका उत्तर है बाज का। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र बाज है। उस्ताद मंसूर के चित्रों में साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का पुष्प विशेष प्रसिद्ध है। जहांगीर के दरबार में विशन दास, दौलत एवं मनोहर जैसे चित्रकार रहते थे।
जहांगीर ने विशन दास को फारस भेजा था वहां के शाह एवं परिजनों का चित्र बनाने के लिए। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाए? तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासक शाहजहां ने चित्र बनवाया था। केशव दास ने कवि प्रिया जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका मिलान कर लें। तो आइए चलते इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन बी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका उत्तर है जय सिंह के साथ। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सेना नायक जय सिंह के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच हुई 22 जून 1665 के पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 3 सही है। तो आइए पढ़ते हैं 1 और 3 को। अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण सचेत मुगल शासकीय इतिहास है। तीसरा में बतलाया गया है अकबरनामा 3 पुस्तकों में बटा हुआ है, जिनमें से तीसरी पुस्तक आईने अकबरी है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पट्टा किनके बीच का लिखित करार था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी किसानों और राज के बीच। किसानों और राज के बीच लिखित करार पट्टा था। इसे शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने रैयतवारी प्रथा प्रारंभ किया था। इसके तहत राज एवं किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया था। अब अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन थे? तो इसका उत्तर है चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, तो वहीं मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर था। अब अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बतलाइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मनसबदारी प्रथा में जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का बोध होता था, तो वहीं सवार से घुड़सवार दस्तों की संख्या का बोध होता था। मनसब प्राप्त करने वाले मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त होते थे। 10 से 500 तक के मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले अमीरे आजम कहलाते थे। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किए गए थे, तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है अकबर के द्वारा। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा स्थापित किए गए थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण
शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में कराया था, तो वहीं बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। अब अगला प्रश्न है, कानूने हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है खोंद मीर के द्वारा लिखी गई है। कानून ए हुमायूनी जैसी पुस्तक की रचना खोंद मीर ने की थी। इस पुस्तक में उसने हुमायूं को सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया कहकर संबोधित किया था। अब अगला प्रश्न है, बाबर के 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो इसका उत्तर है गुलबदन बेगम। बाबर की 3 पत्नियां थी, महाम अंगा, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। इसने हुमायूं नामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग से बाबर की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो वहीं दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, मेहदी ख्वाजा कौन था? तो यह जो है बाबर का बहनोई था। अगला प्रश्न है, हुमायूं आगरा में इस तिथि को सिंहासन पर बैठा था, अर्थात हुमायूं आगरा में कब सिंहासन पर बैठा था? तो इसका उत्तर है 30 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। हुमायूं अपना राज्याभिषेक आगरा में कराया था। तो आज के लिए हम लोग यही रहने देते हैं, बाकी प्रश्नों को अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।